स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 8 है, जित जित में मैं निखरत हूँ। ये चैप्टर आपके इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, जित जित में मैं निखरत हूँ, इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और इनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1938 लखनऊ के जफरीन अस्पताल में वसंत पंचमी से एक दिन पहले। ठीक है, यानी इनका जन्म कब हुआ है? 4 फरवरी 1938 लखनऊ के जफरीन अस्पताल में वसंत पंचमी से एक दिन पहले। सबसे पहला पुरस्कार पंडित बिरजू महाराज को कोलकाता में मिला। उस समय उनकी आयु 8.5 वर्ष की थी, यानी सबसे न्यूनतम आयु में पहला पुरस्कार लेने वाले हमारे पंडित बिरजू महाराज थे, जिनको कहाँ में अवार्ड मिला था? कलकत्ता में उनको मिला था, जिस समय उनकी आयु कितनी थी? 8.5 साल थी। 9.5 साल की अवस्था में 1947 में उनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 9.5 वर्ष की अवस्था में बिरजू जी के पिता की मृत्यु हो गई। कौन सा ईस्वी था? 1947। आगे 27 साल की उम्र में इनको संगीत अकादमी अवार्ड मिला। 27 साल के जब ये हुए तो इनको संगीत अकादमी अवार्ड मिला। उनके प्रमुख शिष्यों में रश्मि वाजपेयी, तीरथ प्रताप, प्रदीप आदि आते हैं। अगर बिरजू के प्रमुख शिष्यों की बात करें तो याद रखिएगा, सबसे पहले आती है तो रश्मि वाजपेयी, उसके बाद ही बाकी सब है तीरथ प्रताप और प्रदीप। ठीक है, आगे बात करें, उसके बाद बिरजू के चाचा जी का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। ठीक है, बिरजू के चाचा जी का क्या नाम था? शंभू महाराज। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन आपके किताब से जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको बनाता है। अब चलते हैं हम बोध और अभ्यास की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 3 से है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? यानी कहने का मतलब, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल यानी पहले बिरजू जी किनसे मिले, किस संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में आए? तो इसके उत्तर की बात करते हैं। नृत्य शिक्षा के लिए, नाच यानी नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े। ठीक है, किससे जुड़े थे? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े थे। वहां वह निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए थे। किनके संपर्क में आए थे? निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए थे। ठीक है, अगला है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? ठीक है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए बिरजू को प्रथम पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता ही थे। उनके पिता और चाचा दोनों कथक नृत्य के प्रवीण थे, यानी उसमें बहुत अधिक जानकारी उनको थी, प्रवीण थे उसमें। बिरजू महाराज को शिष्यता स्वीकारने वक्त अपने बेटा बिरजू की कमाई 500 रुपए लेकर उन्होंने बिरजू महाराज को गंडा बांधा शिष्य स्वीकार किया था। ठीक है, विशेषता, उनका समय रामपुर के नवाब के यहाँ व्यतीत हुआ। वहां की नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिन बाद 54 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, उनके पिता की। आगे बात करते हैं, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा कैसे और कब देनी शुरू कर दी? तो 1950 ईस्वी में बिरजू महाराज 25-25 रुपए का 2 ट्यूशन के माध्यम से नृत्य शिक्षा आर्य नगर में देते थे। वहीं सीताराम बंगला नामक एक लड़की को भी डांस सिखाते थे। सीताराम बंगला नामक एक लड़के को सीताराम बंगला नाम के एक लड़के को डांस सिखाते थे तथा उससे स्वयं हाई स्कूल की पढ़ाई करते थे। उसी फीस से वो लोग, मतलब बिरजू जी जो थे, 25-25 के 2 ट्यूशन पढ़ा के उसी से अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। देखिए, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। हर इंसान के, मतलब सोचिए, जितना भी इंसान है सबके जीवन में सबसे बड़ा दुख तभी आता है जब, सीधा समझिए, यानी बेटे के सर से जब बाप का साया हटता है ना, तो वही चीज है, किसी भी बेटे के ऊपर से जब बाप का साया हटता है तो क्या असर पड़ता है वो सबको अनुभव करिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हुआ बिरजू महाराज के साथ, यानी उनको सबसे ज्यादा दुखद समय लगा जब उनके पिताजी ने, भैया मतलब जब चल बसे। ठीक है, पैसा घर में एक भी नहीं। पिता के श्राद्ध हेतु 10वें के अंदर बालक बिरजू को 2 प्रोग्राम देना पड़ा, जिससे 500 रुपए प्राप्त हुए थे। यानी श्राद्ध के लिए उन्होंने एक दिन के अंदर 2 प्रोग्राम दिए, जिसमें उन्हें 500 रुपए मिला और उसी से अपने पिताजी का श्राद्ध भी किया था। ठीक है, इसका और भी बचा हुआ, उसको आगे देख लेते हैं। चलिए,
उसके बाद उस समय उसकी आयु मात्र, जिस समय पिता की मृत्यु हुई थी, 9.5 वर्ष की थी। माता के साथ जहां तहां घूम घूम कर प्रोग्राम देकर अपना जीवन चला रहे थे हमारे पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंधों पर प्रकाश डालें। तो शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। पिताजी के समय से ही खाना पीना अलग होता था, वह खाने पीने के शौकीन थे। पिताजी और चाचा जी साथ साथ भी प्रोग्राम देते थे। पिता की मृत्यु के बाद शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पूर्ववत ही रहा, मतलब जैसा था वैसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो संगीत भारती में काम करना तथा ट्यूशन भी पढ़ाना, साइकिल से आना जाना करते थे, दरियागंज के मकान में रहते थे। दरियागंज से प्रतिदिन 5 या 9 नंबर के बस के रीगल या ओडेन सिनेमा अथवा रिवैली तक वो जाते थे। जैन साहब के मकान में रहकर प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठते थे, 5 बजे से 8 बजे तक अपना रियाज करते थे वो, और रियाज करते करते थक जाने पर विविध वाद्य यंत्रों को बजाते थे। अगला प्रश्न है आप लोग का, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र या वाद्य बजाते थे? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के साथ साथ सितार, गिटार, बांसुरी, हारमोनियम, सरोद और तबला आदि वाद्य यंत्रों को भी बजाते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन कहता है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? अपने शागिर्दों में पहला नाम उनका रश्मि वाजपेयी का नाम है, जो बहुत दिनों से बिरजू महाराज के साथ काम करती थी। अच्छे खानदानी लड़की में शाश्वती है, जो 15 से 20 साल से इनके साथ रियाज में है। विदेशियों में वैश्विक तरक्की कर रही है। विदेशियों की बात करें तो उसमें वैश्विक है। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है, लेकिन गरीब परिवार की है, परंतु उसका मन नाचने में है। अन्य अनेक लड़कियां भी बिरजू महाराज के साथ सीख रही हैं, शागिर्द हैं। आगे, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते हैं। किसको मानते हैं? माँ को। भैया जज तो माँ होती ही है ना। अगला है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? तो पुराने और आज के नर्तकों के बीच फर्क बताते हुए बिरजू महाराज ने बताया कि पुराने जमाने के नर्तक गलीचों, स्टेज आदि कुछ विचार मन में नहीं लाते थे। केवल प्रोग्राम देना है, बस दिमाग में एक ही था, भाई स्टेज कैसा है, क्या है, गलीचा है, बढ़िया से सजावट है कि नहीं, उनको उस सबसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनके दिमाग में रहता था भैया प्रोग्राम देना है। चाहे गलीचे में जहां तहां गड्ढे क्यों ना हो, पंखे की तो बात ही नहीं, पंखा हो या ना हो तब भी कोई फर्क नहीं है। पर आज के नर्तक लोग पहले स्टेज को ही कमजोर बताते हैं, छोटा है, टेढ़ा है, गड्ढा है, भाई ये व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। तो यही फर्क हमारे बिरजू महाराज ने अभी के नर्तकों और पहले के नर्तकों के बारे में बताया है, कि पहले के कैसे करते थे और अभी तो भैया मतलब कहा जाता है ना, जितना संसाधन मिलता जाता है लोग का उतना पैर फैला। मतलब आप देखिए धीरे धीरे, जैसे बस में आप देखिएगा बैठने की सीट मिलती है तो धीरे धीरे लोग बैठता है, एक कोना रखता है, धीरे धीरे घसकते घसकते पूरा पीठ पैर फैला लेता है। तो वही चीज है, पहले लोगों के पास था नहीं तो लोग प्रोग्राम दिखाते थे। अब लोगों को मतलब ज्यादा वैल्यू बढ़ गया तो भैया अब एक पे एक सिस्टम बताते हैं कि स्टेज में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सीधा यही समझिए कि यही बात है कि पहले के जमाने में उनको स्टेज मतलब सजावट से कोई मतलब नहीं था, और अभी में यही सब खोजा जाता है। तो यही था। चलिए, तो चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।